I became the necromancer of the academy. अध्याय 11 मास्टर। हम्मा। दिया ने अपने हाथों को आपस में जोड़कर प्रवेश द्वार के सामने कई बार चक्कर लगाए। ऐसा लग रहा था मानो वह घर के अंदर ही व्यायाम कर रही हो, क्योंकि उत्तरी वेडन के ठंडे मौसम के कारण वह बाहर नहीं जा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं था। कितना समय बीत चुका है? अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, थोड़ी दूर खड़ा बटलर हिचकिचाते हुए बोला। उफ। दिया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से से कांप उठी। ड्यूस के जाने के बाद से 50 मिनट बीत चुके थे। वह आदमी जिसने उसे केवल 1 घंटे इंतजार करने के लिए कहा था, वास्तव में एक निकम्मा मूर्ख था। बस 10 मिनट। 10 मिनट और प्रतीक्षा करें और फिर तुरंत सहायता का अनुरोध करें। क्या संचार उपकरण तैयार है? जी हां, हमने क्रिस्टल बॉल तैयार कर ली है ताकि आपके आदेश पर हम उनसे तुरंत संपर्क कर सकें। धिक्कार है इन वडी परिवार के सदस्यों पर। मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। महिला। बटलर ने जल्दी से उसे उसके बोलने के तरीके के बारे में चेतावनी दी, लेकिन दिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोलना जारी रखा। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने उसे उसी समय से चेतावनी दी थी जब पहाड़ी चौकी ने बताया था कि आमतौर पर होने वाले बदलावों के विपरीत अप्रवासी एक समूह के रूप में अंदर घुस रहे थे। दिया और डेरियस ने एक रिपोर्ट सुनी थी कि अप्रवासी पहले की तरह अनियमित रूप से नहीं आ रहे थे, बल्कि वे सेना के साथ अक्सर आ रहे थे। दिया ने कहा था कि कुछ अजीब है और उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक सैनिकों को इकट्ठा करके पूरी ताकत से रक्षा करनी चाहिए। स्वयं उस प्रतिभाशाली जादूगरनी ने भी साथ देने की पेशकश की, लेकिन डेरियस ने नाराजगी जताते हुए इनकार कर दिया। एक महिला बिना सोचे समझे युद्ध के मैदान में क्यों जाएगी, उसने कहा था। वह मूर्ख बूढ़े आदमी की तरह पुरानी सोच में फंसा हुआ है। अगर किसी में क्षमता है तो उसका उपयोग करना चाहिए। लिंग से क्या फर्क पड़ता है? डारियस ने सोचा था कि उनके पास जीतने के लिए पर्याप्त सैनिक हैं, लेकिन कई बार भेजे गए सैनिक पूरी तरह से नष्ट हो गए और अंत में डारियस स्वयं बाहर गया और बचे हुए सैनिकों के साथ लड़ा, लेकिन वह भी हार गया। अगर उन्होंने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो उन्हें ऐसी त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे लगा था कि अकादमी में इतनी बड़ी गलती करने के बाद दूसरा बेवकूफ कुछ समय के लिए चुप रहेगा, लेकिन वह अचानक प्रकट होता है और सिर्फ 1 घंटे का समय मांगता है। वह कहता है कि वह सब कुछ खुद ही सुलझा सकता है। वह अकेले क्या हल कर सकता है? 1 घंटे के भीतर टॉल्किन और काउंट हेरामियस की सेना तैयार होकर रवाना हो जाती। अब इस 1 घंटे की देरी के कारण नॉर्थ वेडन के सैकड़ों नागरिक मारे जा सकते हैं। बटलर, हमारे पास कितना समय बचा है? हमारे पास 5 मिनट बचे हैं। भूल जाओ। सीधे अतिरिक्त सैनिकों को बुलाओ। आखिरकार वह उस मूर्ख के शब्दों की वजह से लोगों को मरने नहीं देने वाली थी, जो ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो वह अचानक कोई और ही बन गया हो। अरे, क्या आपको नहीं लगता कि आपके स्तन थोड़े बड़े हैं? चलिए इन्हें छूते हैं। क्या तुम इसे अपने भाई के साथ नहीं करना चाहते? अगर हम इसे एक बार कर लें तो तुम मुझसे हर दिन ऐसा करने की गुहार लगाओगे। रात में बहुत शोर होता है। क्यों? क्या तुम भी मेरे नीचे कराहना चाहते हो? तुम वेश्या नहीं हो। अरे, फर्क क्या है? साला हरामखोर। अंततः अब शब्दों का निकलना अपरिहार्य था। हालांकि वह पहले से बेहतर था जब उसका मुंह और निचले अंग दोनों ही अनियंत्रित थे, फिर भी वह उसके वर्तमान रूप से भी घृणा करती थी, जो मानो अतीत के रूप को भूलना चाहता हो। क्या अब ऐसा करने से अतीत की सारी बातें मिट जाएंगी? आपने दूसरों को जो चोटें पहुंचाई हैं उनका क्या होगा? दिया के लिए देउस के अतीत के कार्यों ने पुरुषों के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए काफी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह महिलाओं को पसंद करती थी। अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद उसे अब तक प्यार का अनुभव हो चुका होता, लेकिन वह एक कट्टर विषमलिंगी थी। अंततः उसने प्यार से उम्मीद छोड़ दी। उसके पास नॉर्थ वेडन के नागरिकों के अलावा और कुछ नहीं था, जो हमेशा उसका मुस्कुराते हुए स्वागत करते थे और जब भी वह निरीक्षण के लिए बाहर जाती थी तो उसे धन्यवाद कहते हुए रोटी और फूल देते थे। नॉर्थ वेडन अच्छा था। मुझे हर दिन बस 5 मिनट दे दीजिए। फिर क्या होगा? उन 5 मिनटों में क्या घटेगा? वह अगले 5 मिनट के भीतर फिर से कुछ अजीबोगरीब करने की कोशिश कर रहा होगा। अगर वह सचमुच उसे 5 मिनट का समय देती तो वह निस्संदेह अपनी जीभ बाहर निकालता और किसी प्रकार की अजीबोगरीब यौन उत्पीड़न की कोशिश करता। यही तो तुम हो। जैसे ही डिया ने अपना शरीर मोड़ा, क्रिक! सामने का दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ बर्फीला तूफान अंदर आ गया। इसी वजह से पास में जल रही मोमबत्तियां मानो एक हिंसक नृत्य कर रही हों, झिलमिला उठीं। प्रहार प्रहार। मजबूत और नियमित कदमों की आहट सुनाई दी और एक आकृति अकेली और बर्फीले तूफान से बेपरवाह, साफ कपड़े पहने और एक चिकनी छड़ी लिए हुए दिखाई दी। यह डे उस वर्दी की वापसी थी जिसके बाद कई अप्रवासी आए। आप! दिया की आंखें हैरानी से कांप उठीं, वह अपनी आंखों के सामने के दृश्य को समझ नहीं पा रही थी, मानो उसका दिमाग जम गया हो। हाँ, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। ड्यूस के जाने के बाद से ठीक 58 मिनट बीत चुके थे। मैं आपके साथ समय बिताने के लिए 5 मिनट पहले आने का इरादा रखता था, लेकिन आज मैं 2 मिनट में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। वर्तमान स्थिति को समझने में असमर्थ, दिया अपने सामने खड़े ड्यूस को खाली निगाहों से देखती रही।
ऐसा भी नहीं था कि उसकी आंखें उसे बहुत ध्यान से देख रही थीं। नहीं, वे बिल्कुल खाली थीं। बस इतना था कि वह उसकी नजर में आ गया था। पैट। ड्यूस का हाथ धीरे से उसके सिर पर पड़ा। वह गर्म महसूस हुआ, उस व्यक्ति के विपरीत जिसने अभी अभी बर्फीले तूफान का सामना किया हो। तुम्हारे सिर पर बर्फ है। एक हल्की थपकी देने के बाद वह डेया के पास से गुजरा और बोला, बटलर, इन्हें ड्राइंग रूम में ले चलो। हाँ। यहां तक कि अनुभवी बटलर भी स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, इसलिए ड्यूस ने आगे बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। वे हमारे परिवार के नए सेवक हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि वह केवल अप्रवासियों को रोकने तक ही सीमित नहीं रहता था, बल्कि उन्हें नौकर के रूप में भी रखता था। बेशक, किसी ने भी इस घोषणा का स्वागत नहीं किया कि गोचेओल्सांग गिल्ड के सदस्यों को वर्डी परिवार के लिए नए कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहां तक कि डेरियस ने भी फिंडेन को देखते ही उछलकर उसे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन अब इस हवेली में सबसे ताकतवर मैं ही था। डेरियस और डेया वह करने में असफल रहे जो मैं अकेले ही आप्रवासी समूह के साथ करने में सक्षम था। इसके अलावा उन्हें काम पर रखने से हमें अन्य नौकरों की तुलना में केवल आधी राशि का भुगतान करना पड़ा, इसलिए लागत के लिहाज से भी यह एक अच्छा सौदा था। बेशक, गोचेओल्सांग गिल्ड के सभी सदस्य वर्डी परिवार के नौकर के रूप में काम नहीं कर सकते थे। उनमें से अधिकांश को नॉर्थ वेडन में अलग से आवास दिए गए और उन्हें नागरिकों के सहायक के रूप में काम पर लगाया गया, जैसे कि भारी सामान ले जाना, खेती शुरू करना, सड़कों की सफाई करना और बर्फ हटाना। डेया ने बेशक यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह बहुत जोखिम भरा है। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, तो उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर फाइंडन और गोचेओल्सांग गिल्ड वैसे ही थे जैसा मैंने गेम में देखा था, तो जरूरी नहीं कि वे शुरू से ही बुरे लोग थे। बल्कि उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखना संभव था जो नॉर्थ वेडन में एक साधारण जीवन जीने का सपना देखते थे। आखिरकार वे आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से केवल इतना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने फाइंडन एआई के साथ एक अलग अनुबंध किया। हम्मा। अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे बैठे मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक सफेद लगोला ऊपर तैरने लगा। यह फेंडन की आत्मा का वह हिस्सा था जिसे जादू के माध्यम से निकाला गया था, और मैंने इसे अनुबंध के आधार पर उसकी अपनी सहमति से प्राप्त किया था। अगले 5 वर्षों तक मेरे अधीन काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अगर फिंडेन और गोचेओल्सांग गिल्ड ने मुझे धोखा दिया, तो मैं इस आत्मा को बिना किसी दया के नष्ट कर दूंगा। यह तो सिर्फ एक हिस्सा था, लेकिन अकेले यही फाइंडन को आधी टूटी गुड़िया में बदल देता। काफी संतोषजनक। मैंने कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर अपने हाथ जेब में डाल लिए और अपनी आंखें बंद कर लीं। परिस्थिति कई बार काफी जटिल हो गई थी, सौभाग्य से मुझे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए। यह सब हवेली में भटकती आत्माओं का उपयोग करके जादू करने से शुरू हुआ, जो व्यवहार में काफी अच्छी तरह से काम करता था। और सबसे बड़ा लाभ फाइंडन एआई को हुआ। एक समय ऐसा भी था जब फिंडेन ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी जो महाद्वीप पर मौजूद मानव जाति की सर्वोच्च शक्ति के लगभग बराबर थी। वह अभी उस स्तर पर नहीं थी। चूंकि वह तब खलनायक के रूप में सामने आई जब मुख्य पात्र तीसरी कक्षा में था, इसलिए वर्तमान वर्ष खेल में उसके प्रकट होने से 3 साल पहले का था। इसके अलावा उस समय उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। फिर भी यह काफी है। क्या मुझे पहले से ही बीजपत्र नहीं मिल गया था? मुझे बस पानी, धूप और पोषण देना था ताकि वह बढ़ सके। धड़ाम। तभी दरवाजे के बाहर से जोर से दस्तक सुनाई दी। डेया फिंडन को यह कहकर ले गई कि वह नौकरानी का प्रशिक्षण लेने जा रही है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह आज से काम शुरू करेगी, और जिस तरह से दरवाजे पर दस्तक हुई थी, उससे ऐसा लग रहा था कि फिंडन आ गई है। अंदर आएं, मैंने शांत स्वर में कहा, और दरवाजा खुला, जिससे एक सफेद बालों वाली महिला दिखाई दी, जिसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे, मुट्ठियां भींची हुई थीं, और सांस लेने का तरीका दृढ़ था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसकी असंतुष्टि का कारण वह शर्मनाक पोशाक थी। उसने काले रंग की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एक सुंदर सफेद झालरदार एप्रन था। उसकी स्कर्ट उम्मीद से छोटी थी, और उसने काले रंग की स्टॉकिंग्स और सिर पर सफेद झालरदार हेयरबैंड पहन रखा था। जी हाँ, यह नौकरानी की पोशाक थी, और वह भी बेहद उत्तेजक। यह कैसा मजाक है? मुझे आश्चर्य हुआ। नहीं, मैं काफी हैरान था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जानवर जैसी दिखने वाली फिंडन कभी इस तरह का पहनावा पहनेगी। मेरे सवाल के जवाब में फिंडन का चेहरा लाल हो गया और उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा, तुम्हारी खास नौकरानियां कहती हैं कि वे हमेशा यही पहनती हैं। कमीने। फिर यह बेतुका था। हालांकि यह संभावना नहीं थी कि डेया मजाक के तौर पर उसे इस तरह का पहनावा पहनने के लिए मजबूर करेगी, इसलिए यह शायद मूल डे उसकी पसंद थी। हाँ, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। इस बात के बारे में सोचकर ही मुझे चक्कर आने लगता है कि इस आदमी ने अपनी नौकरानियों के साथ क्या किया होगा। सबसे पहले अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें। आपको विनम्रता से बात करनी चाहिए। आपने यह तो सीखा ही होगा, है ना? ममस्त। मानो उसके मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकल रहे हों, फिंडन ने भौहें चढ़ाकर चीखने जैसी आवाज निकाली। अरे स्वामी जी, अगर आप मुझे काम देने वाले हैं तो जल्दी दीजिए। हाँ, यह काफी है।
कौन बेवकूफ जंगली जानवर को आदेश देगा? खाना परोसे जाने पर खाने के लिए आने पर ही उनकी प्रशंसा करें। तो यह फाइंडन के लिए भी काफी था। वैसे भी उसके बोलने का तरीका उसके काम में बाधा नहीं डालेगा। मेरी ड्रेस को लेकर तुम इतने खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? फिंडेन जानती थी कि उसकी अनदेखी की जा रही है और बड़बड़ाते हुए उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। और फिर मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पूरी तरह जला दिया। अरे यार, अगर जलाना ही है तो धीरे से जलाओ। मेरे सामने धूम्रपान निषेध नीति है। यह मेरे रोजगार अनुबंध की शर्तों में शामिल नहीं था, स्वामी जी। अध्याय 12, प्रेमी। हेयर यू गो। फिंडेन ने अनौपचारिक लेकिन विनम्र भाषा में मुझे एक कप काली चाय दी। एक घूंट लेने के बाद मैंने कप को दूर धकेल दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसके मुंह से शिकायत निकल पड़ी। क्या आपको खाने पीने के मामले में इतना नखरे वाला होना ही है, स्वामी जी? फिंडेन, यह तुम्हारा पहला आदेश है। मैंने अपनी नजरें उस किताब पर टिकाए रखीं जिसे मैं पढ़ रहा था और कहा, फिर कभी चाय मत बनाना। नॉर्थ वेडन में चाय अनमोल है, लेकिन तुम इसे सुअर के मूत्र की तरह समझते हो। यह छोटा सा। मेरी बातों पर वह लगभग गाली देने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और किताब पढ़ना जारी रखा। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे किताबें पसंद हैं, तो जवाब थोड़ा अस्पष्ट होगा। हालांकि मैं अक्सर समय बिताने के लिए उपन्यास पढ़ता हूं। मुझे खेल और दृश्य मीडिया ज्यादा पसंद है। 21वीं सदी में रहने वाले व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन मेरे पास थोड़ा अलग कारण था। मैंने अपने शौक को उस दिशा में मोड़ दिया क्योंकि फोन और कंप्यूटर को बिना किसी शक्तिशाली आत्मा के भूत द्वारा छूना मुश्किल था, और भूत अक्सर तब हस्तक्षेप करते थे जब मैं किताबों की दुकान से किताबें उधार लेता था, उन्हें फाड़ देते थे और मुआवजे की मांग करते थे। लेकिन मैं जो किताब अभी पढ़ रहा था, वह मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं थी। अब मैं जो पढ़ रहा था, उसका एकमात्र कारण ज्ञान प्राप्त करना था। क्योंकि चाहे मुझे कितना भी बुनियादी ज्ञान मिल जाए, इस दुनिया में अचानक आ गिरने वाले व्यक्ति के लिए वह पर्याप्त नहीं था। इसलिए मैंने किताब इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था, बल्कि इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे पढ़ने की जरूरत थी, और खासकर जब बात जादू की हो, तो उसका ज्ञान इकट्ठा करना और भी महत्वपूर्ण था। कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जिससे मेरे विचार टूट गए। हालांकि मैं पढ़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन नाक में चुभने वाली अजीब गंध के कारण मेरे पास किताब बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्क्रम। हाँ मास्टर। मेरे बुलावे पर स्क्रम मेरे पास ही खाली जगह में प्रकट हुआ। फिंडेन ने भी अजीब से चेहरे के साथ चारों ओर देखा, लेकिन जाहिर है वह स्क्रम को नहीं देख सकी। यह कैसी गंध है? गंध? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि फिंडन को यह नहीं पता था कि मेरा सवाल स्क्रम के लिए है, इसलिए वह बीच में बोल पड़ी। लेकिन जब मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया, तो उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और मुंह फुला लिया। हालांकि इससे मेरे दिल पर कोई असर नहीं हुआ। बुधवार को हवेली के तहखाने से एक दुर्गंध आती है। बुधवार? हाँ, बिल्कुल सही। मैंने खुद इसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन एक भयंकर दुष्ट आत्मा ने रास्ता रोक रखा था, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सका। मैंने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को रगड़ा और फिंडेन की ओर देखा। आपको यह अजीब सी गंध नहीं आ रही है ना? हाँ, मेरी इंद्रियां औसत व्यक्ति से कहीं बेहतर हैं, इसलिए अगर कोई गंध होती तो मुझे पता चल जाता। ठीक है। मैं तहखाने की जांच करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे बाहर से दस्तक सुनाई दी। जब मैंने सिर हिलाया, तो फिंडन एक नौकरानी के लिए असामान्य कदमों से आगे बढ़ी और मजबूती से दरवाजा खोल दिया। उम्मा! मिस डेया, क्या तुम वो सम्मानसूचक शब्द भूल गए जो मैंने तुम्हें सिखाए थे? मुझे याद है। उनका इस्तेमाल करना बहुत ही झंझट भरा होता है। यह तो और भी बुरा है। फिंडन और डेया के बीच संक्षिप्त बहस के बाद नौकरानी फिंडन को अपने मालिक की बहन का स्वागत करने के लिए झुकना पड़ा। लेकिन झुकने के बजाय उसकी गर्दन और भी अकड़ गई। मानो डेया को भी पता था कि उससे निपटना समय की बर्बादी होगी, इसलिए वह फिंडेन के पास से गुजरी और बोली, 5 मिनट। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या हमारी शर्त मलबे में दब गई होगी, क्योंकि वह आज से पहले नहीं आई थी। मुझे लगता है कि आखिरकार उसने गोचेओलसांग गिल्ड के सदस्यों से निपटना बंद कर दिया है। फिंडेन, चले जाओ। हाँ। फिंडेन धीमी आवाज में चली गई और स्क्रम मेरे कुछ कहने से पहले ही गायब हो चुका था। दिया हाथ में जेब घड़ी लिए स्थिर खड़ी थी। क्लिक करें। शुरू करना। लकड़ी की कठपुतली की तरह दिया भावहीन चेहरे के साथ खड़ी थी, जबकि उसकी आंखें स्टॉपवॉच पर टिकी हुई थी। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। टिक टॉक, टिक टॉक। समय बीतता गया। और यहां तक कि डेया, जो पहले तो दांत भींचकर हाथ बांधे बैठी थी, 1 मिनट बाद आखिरकार शांत हो गई। 2 मिनट इसी तरह बीत गए। अंत में, जब मैं पूरे 5 मिनट तक चुपचाप उसे देखता रहा, तो उसने नापसंदगी से भौहें चढ़ा लीं। उसके होंठ फड़फड़ाए। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक अपना शरीर मोड़ा और चली गई। डेया के जाने के बाद स्वाभाविक रूप से वापस आई फिंडेन ने कंधे उचकाते हुए कहा कि इसमें कोई मजा नहीं आया। आप दोनों किसी विषय पर बात करना चाहते थे, लेकिन इतनी खामोशी थी। क्या आप दोनों के बीच लिखित बातचीत हुई थी?
आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब से दिया के साथ मेरे समय के दौरान छुपकर बातें मत सुनना। हाँ, आपकी तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। दुर्भाग्य से मेरी नाक की तरह मेरे कान भी अच्छे हैं, इसलिए मैं चाहूं बिना भी चीजें सुन सकता हूं। फिंडेन ने शेखी बघारी और गर्व से अपने कान थपथपाए। मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और आह भरी, यह सोचते हुए कि मुझे उसका रवैया बदलना होगा। भविष्य में जब मैं दिया के साथ समय बिताऊं तो हवेली के बाहर रहना। लेकिन ये तो सिर्फ 5 मिनट की बात है। मुझे बाहर क्यों जाना पड़ेगा? इसे अपना सिगरेट ब्रेक समझें। ओह, समझा। फिंडेन ने खुलकर मुस्कुराया और संतुष्टि जताते हुए सिर हिलाया। चूंकि मेरे सामने धूम्रपान करना मना था और वह काफी परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने उसे कुछ देर का ब्रेक लेने की अनुमति दी ताकि उसके आसपास रहना कम कष्टदायक हो जाए। तो चलिए चलते हैं, कहा। फिंडेन ने स्क्रम की बातें नहीं सुनी, लेकिन मुझे समझाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसके पास मेरे पीछे पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं चुपचाप बाहर निकला, फिंडेन के बड़बड़ाते कदमों की आहट परछाई की तरह मेरा पीछा करती रही। प्रोफेसर करेन, जो रॉबिन अकादमी में हुई एक अजीब घटना की जांच कर रही थीं, प्रोफेसर पेर की प्रयोगशाला में दाखिल हुई। प्रोफेसर पेर, जो अकादमी में अपने पहले दिन बेहोश हो गई थीं, उस दिन के बाद से अपनी प्रयोगशाला में कदम नहीं रखा था। तो यह दर्पण है। कैरेन एक पूरे आकार के दर्पण के सामने खड़ी थी, जो पेर्स की गवाही के आधार पर अजीब और असामान्य था। लेकिन करेन की नजर में एक खूबसूरत महिला सफेद गाउन पहने हुए दिखाई दी। उसकी नाक पर तलवार का निशान उसे एक सख्त और कमांडर जैसी आभा प्रदान करता था। संकुचित, धुंधली धूसर आंखें मानो दुनिया की हर चीज को संदेह की दृष्टि से परख रही हो। लगता है कोई समस्या नहीं है। क्या उसने यह नहीं कहा था कि अगर वह अपना शरीर घुमा भी ले तो भी वह दर्पण में वैसी ही दिखेगी? कैरेन मुड़ी, लेकिन दर्पण में उसकी परछाई भी उसी दिशा में मुड़ गई। इंतजार। क्या इसमें मेरा बायां हिस्सा नहीं दिखना चाहिए जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा था? दायां हिस्सा नहीं जो पीछे से दिखाई देता है। कैरेन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और अपनी कमर से बंधी तलवार निकाली और उसे घुमाया। चंक। दर्पण चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गया। शीशे के टूटे हुए टुकड़ों के बीच करेन ने अपनी ही परछाई को व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए देखा। यहां कुछ तो जरूर है। अब यह प्रोफेसर पेर की प्रयोगशाला थी। हालांकि यह स्थान मूल रूप से बर्खास्त प्रोफेसर ड्यूसवर्डी की प्रयोगशाला थी। और यही स्थान आरंभिक बिंदु भी था। समय के हिसाब से यह प्रयोगशाला वह पहला स्थान था जहां असामान्य घटना घटी थी। प्रोफेसर पेर ने कहा कि उन्होंने कई चीखों और डरावनी आवाजों के बीच लंबे बालों वाली एक लड़की को देखा, लेकिन चाहे करेन ने कितनी भी देर इंतजार किया हो, वह लड़की दिखाई नहीं दी। यह सोचकर कि अगर उसकी खोज केवल एक दर्पण के साथ समाप्त हो जाए तो यह खेदजनक होगा, उसने प्रयोगशाला में चारों ओर देखना शुरू कर दिया। चूंकि पूर्व प्रोफेसर ड्यूस ने रॉबर्ट अकादमी से बहुत सारे उपकरण इस्तेमाल किए थे और उनमें से अधिकांश चीजें वहीं छोड़ दी थीं, इसलिए देखने के लिए काफी कुछ था। जैसे ही वह प्रोफेसर की मेज की जांच करने के लिए आगे बढ़ी, प्रयोगशाला का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। उसने सोचा कि शायद यह कोई और अजीब घटना होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आप यहां पर क्या कर रहे हैं? यह एरिका ब्राइट थीं, जो खूबसूरत महिला और ड्यूसवर्डी की मंगेतर थीं, जिन्होंने अपने सुनहरे बालों को कंधों पर टिकाए हुए प्रवेश किया। ओह, प्रोफेसर एरिका, आप बिल्कुल सही समय पर आए। क्या आपके मंगेतर ने इस घटना के बारे में कुछ बताया? एरिका ने कैरेन पर खुलकर भौहें चढ़ाई, जो उसे चिढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके लापता होने के बाद से उसने मुझसे संपर्क नहीं किया है और इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है? हाँ, वह ऐसा नहीं करता। एरिका के दृढ़ जवाब के कारण करेन को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? एरिका को करेन के सवालिया लहजे से चिढ़ हो गई थी। प्रोफेसर करेन इसे एक तरह का आतंकवाद समझती हैं, लेकिन उनमें उस तरह की क्षमता नहीं है। वह तो बस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रोफेसर की उपाधि भी नहीं मिल सकती। यह मत भूलिए कि मेरे मंगेतर होने के कारण उन्हें मुश्किल से अतिथि प्रोफेसर का पद भी मिला है। हम्मा। निश्चित रूप से प्रोफेसर ड्यूस द्वारा छोड़ी गई सामग्री में केवल बहुत ही बुनियादी जादू की किताबें थीं। खैर, वे इतनी बुनियादी थीं कि उसे लगा कि उनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपना समय व्यर्थ में बर्बाद न करें और असली अपराधी का पता लगाएं। ठीक है, मैं इसे अपने तरीके से करने की कोशिश करूंगा। आपको पता ही है, स्कूल निदेशक ने मुझे इस मामले की जांच करने का पूरा अधिकार सौंपा है। एरिका ने इस मामले पर पहले ही रिपोर्ट मिल जाने के कारण चुप्पी साध रखी थी। धड़ धड़ धड़। गलियारे में भारी, लयबद्ध कदमों की आवाज गूंज रही थी। दोनों जानते थे कि यह कोई असामान्य संकेत नहीं था, क्योंकि रोबर्न अकादमी में उन कदमों की गड़गड़ाहट काफी मशहूर थी। क्या? हमारी अकादमी के सभी खूबसूरत प्रोफेसर यहां एकत्रित हैं। आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदर लड़के की उपाधि से युक्त गिदोन जेरोनिया ने कमरे में प्रवेश किया। वह एक शक्तिशाली परिवार का पुत्र था और असाधारण तलवारबाजी का उस्ताद होने के साथ साथ महिला छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय प्रोफेसर भी था। उसने ताजगी भरी मुस्कान दी और करेन ने सुस्ती से जवाब दिया। क्या आप इस मामले की भी जांच कर रहे हैं, प्रोफेसर गिदोन? माफ कीजिए।
नहीं, मैं प्रोफेसर एरिका को लेने आया हूं। मुझे उनसे कुछ कहना है। एरिका ने कहा कि वह समझ गई है और तुरंत रिसर्च लैब से बाहर निकल गई। बेकार की जगहों पर समय बर्बाद न करें। जब वह पास से गुजरी तो उसने करेन से तीखे लहजे में कहा। धड़ाम। जैसे ही वे दोनों चले गए और दरवाजा बंद हो गया, करीन की आंखें एक पल के लिए कांप उठीं। हम्मा। दरवाजा बंद होने से पहले ऐसा लगा जैसे गिदोन का हाथ एरिका की कमर की ओर बढ़ रहा हो। भले ही ऐसा लग रहा था कि उसने ड्यूस से अपनी सगाई तोड़ दी है, लेकिन क्या नया रिश्ता शुरू करने के लिए यह बहुत कम समय नहीं था? कैरेन ने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर झांका। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत छुओ। एरिका ने गिदोन के उस हाथ को दूर धकेल दिया जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटने के लिए आगे बढ़ रहा था। अरे, तुम तो बहुत रूढ़िवादी हो। डेटिंग करने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं। गिदोन आसानी से हंस पड़ा और उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन थप्पड़। एरिका ने उसे झटक कर दूर कर दिया। क्या वे डेटिंग कर रहे हैं? हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि एरिका के मन में गिदोन के लिए कोई खास स्नेह की भावना थी। कम से कम एक महिला होने के नाते करेन को उसके व्यवहार को देखकर यही लगा। खैर, यह मेरा मामला नहीं है। एरिका की सलाह को नजरअंदाज करते हुए करेन ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और फिर से प्रयोगशाला में तलाशी शुरू कर दी।